हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हैव टू। यानी हैव टू कहाँ पर यूज़ होगा। हैव टू का प्रयोग वर्ब के स्थान पर होता है। कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, हैव टू का प्रयोग मुख्य वर्ब के रूप में यूज़ होता है। पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि वाक्य के अंत में अगर आपको पहचान वाले शब्द के पीछे, पहचान वाले शब्द का मतलब क्या हुआ, जिससे आप ये पहचान पाते हैं कि कोई टेंस, कोई वाक्य किस टेंस में है या मॉडल का कौन सा एलपीओ किसी वाक्य में यूज़ होगा। जैसे वाक्य के अंत में अगर ता है लिखा है, रहा है लिखा है, चुका है लिखा है, गा लिखा है, होगा लिखा है इत्यादि, ये जो शब्द हैं, सकता है लिखा है, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? पहचान वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने टेंस में पढ़ा है, मॉडल्स में पढ़ा है, मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पढ़ चुके होंगे उनको ये बात क्लियरली समझ में आ रही है, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, तभी उनको ये एडवांस्ड टॉपिक समझ में आ सकती है। अगर वो डायरेक्टली इन एडवांस टॉपिक से शुरुआत करेंगे ग्रामर पढ़ने की तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं स्पष्ट रूप से बतला देना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा या सजेशन दूंगा, आप जो भी मानिए, कि वो पहले टेंस मॉडल्स देखें, फिर उसके बाद एडवांस्ड टॉपिक्स को देखें। एनीवे, तो मैंने ये कहा, पहचान वाले शब्द के पीछे ना पढ़ शब्द अगर दिखाई दे, या कई बार ऐसा भी होता है ना पढ़ शब्द नहीं दिखाई देगा, खाली ना शब्द दिखाई दे, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे ना या ना पढ़ को हम लोग हेल्प वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है हैव टू। अब कुछ वाक्य उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा। जैसे उसे दौड़ना पड़ रहा है, दौड़ना ना आ गया, ना पढ़ रहा है। रहा है क्या है? पहचान वाला शब्द, उसके पीछे क्या लिखा है? ना पढ़। तुम्हें क्यों जाना पड़ा। अब देखिए, ना पड़ा, वाक्य के अंत में ना पड़ा शब्द आ रहा है, आया, भले इसके बाद पहचान वाला शब्द ना हो, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा है कि वाक्य का अंत वर्ब से होता है। जैसे वो गया, तुमने देखा, वो आया, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से यहाँ पे वाक्य का अंत ना पड़ा शब्द से हुआ है, तो यहाँ पर भी हैव टू का यूज होगा। जैसे उसे खेलना है, अब उसे खेलना है, ना है शब्द दिख रहा है, ना है, तो मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि ना पड़ा शब्द आए, ना शब्द आ रहा है, उसके बाद पहचान वाला शब्द आ रहा है। जैसे है, ये पहचान वाला शब्द, इससे किसी टेंस की पहचान हो रही है। तो यानी है, था, रहा है, होगा, सकता है इत्यादि ऐसे पहचान वाले शब्द हैं जिसके पीछे ना या ना पड़ा शब्द दिखाई दे, या वाक्य के अंत में ना पड़ा शब्द दिखाई दे, तो वहां पे आप समझ जाइएगा कि वहां पे वर्ब की जगह, मेन वर्ब की जगह हैव टू का प्रयोग करना है। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप हैव टू का प्रयोग करते हैं तो वहाँ कभी भी पैसिव का एलपीओ नहीं लगता है, हमेशा एक्टिव का ही एलपीओ लगेगा। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा इस बात को, कभी भी पैसिव का एलपीओ नहीं लगेगा, हमेशा एक्टिव का एलपीओ लगेगा। तो पैसिव में अगर वाक्य हो तो क्या करेंगे वो बताया जाएगा। तीसरी बात, हैव टू के वाक्य पढ़कर अक्सर ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा ये लगेगा, अक्सर ये लगता है कि आप किसी मजबूरी को व्यक्त कर रहे हैं। जैसा कहें, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा मतलब आपका मन नहीं है लेकिन आप मजबूर है, जाएंगे आप। मुझे रोज खेलना पड़ता है, मतलब कुछ सुन के ऐसा लग रहा है कि आपका मन नहीं होता है लेकिन आपको पड़ता है, खेलना पड़ता है, आपकी मजबूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि मजबूरी ना व्यक्त की जा रही हो, जैसे उसका कहना है, लोगों का कहना है, मेरा ऐसा सोचना है, ठीक है, इसमें आप मजबूरी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हैव का प्रयोग, हैव टू का प्रयोग वर्ब के स्थान पर होगा। तो ये थी कुछ मुख्य बातें जो हैव टू के बारे में है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर वाक्य सकारात्मक है तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है। एक ही वीडियो में सारे के सारे चीज़ डील नहीं किए जा सकते, इसलिए मैंने पहले और वीडियो में कोशिश की है कि आपको सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य से संबंधित कुछ चीज़ें डील करेंगे। तो स्ट्रक्चर आपके सामने, और कब कौन सा हेल्प यू लगेगा उसकी चर्चा भी हम लोग करते चलेंगे, या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कब कौन सा हेल्प यू लगेगा, कौन सा टेंस का हेल्प यू लगेगा। हालांकि जो पढ़ चुके हैं टेंस और मॉडल्स, उनको इस बात को समझने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं ऐसे आशा करता हूँ। लेकिन फिर भी उनकी सुविधा के लिए मैंने ये थोड़ा सा लिस्ट दे दिया है, आप अपने स्क्रीन पर जैसा आपने देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर है, तुम्हें उसको बुलाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हैव टू का यूज़ क्यों करना है? यहाँ पे हैव टू का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे ना पड़ा शब्द लगा है, ना पड़े शब्द लगा है, और उसके बाद ये एक पहचान वाला शब्द गा, और उसके पीछे वर्ब है बुला, बुलाना भी वर्ब है,
ये मुख्य वर्ब नहीं हुआ। मुख्य वर्ब हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जो पहचान वाला शब्द होता है ना, जिससे आप पहचानते हैं कौन सा टेंस या मॉडल से, उससे सटा हुआ जो शब्द होगा, अगर वो वर्ब होगा तो वो मुख्य वर्ब होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ना पढ़े लिखा है, ये मुख्य वर्ब है, यहाँ पे हैव टू का यूज करना है। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजते हैं नेचुरली, जब भी वर्ब होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजा जाता है तो ध्यान रखिए, ये जो ना पढ़ा लगा है ना, उसकी मदद से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं। ना पढ़ा के पीछे जो वर्ब लिखा है बुलाना, ये मेन वर्ब भले ही ना हो, लेकिन आपको इसी वर्ब की मदद से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट खोजना है। तो चलिए खोज लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको बुलाना पड़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, किसको बुलाना पड़ेगा नहीं, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब आप प्रश्न करेंगे तो ना पड़ेगा या ना पड़ा शब्द को हटाकर प्रश्न करेंगे। बहुत अच्छी तरह से बात दिमाग में रखिएगा। तो किसको बुला रहा है या किसको बुलाएगा, क्लियर है? ये प्रश्न बनेगा, किसको बुलाएगा या किसको बुला रहा है या किसको बुलाओगे, जो भी है, लेकिन ना पड़े शब्द नहीं आना चाहिए। तो किसको बुलाओगे तो उत्तर मिला उसको, या किसको बुला रहे हो उसको, तो उसको हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए आपको मालूम है कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। कौन बुला रहा है या किसने बुलाया, तो तुम्हें उसको बुलाना पड़ेगा। तो कौन बुलाएगा, तो जिसको तुम्हें कह रहे हैं वो बुलाएगा, तो तुम्हें आपका हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? यानी ये वाक्य है एक्टिव। चलिए अब शुरू करते हैं। ये एक सकारात्मक वाक्य है, तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाने के लिए कह रहा है, अगर एक्टिव हो तो सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो यू। ठीक। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग। अब आपको तय करना है ये कौन सा टेंस है। तो आपको मालूम है वाक्य के अंत में अगर गा शब्द आया है और वाक्य पढ़कर लग रहा है काम भविष्य में होगा, तुम्हें उसको बुलाना पड़ेगा। अभी बुलाया नहीं है, काम होना बाकी है, तो ये भविष्य की बात है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव में हेल्प यू क्या लगता है, विल। और मैंने पहले ही से कहा है कि इस तरह के वाक्यों में कभी भी पैसिव पे हेल्प यू नहीं लगता है, तो किसी भी केस में एक्टिव का ही हेल्प यू लगना है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, विल। इसके बाद नंबर 3 नॉट है नहीं इस वाक्य में, छोड़ देंगे। उसके बाद हेल्प यू का सेकंड पार्ट, यानी आपने देखा हेल्प यू का सेकंड पार्ट का मतलब क्या होता है, या तो बी लगा होता है सेकंड पार्ट में, या बीन या बीइंग या हैव भी लगा हो सकता है। कई हेल्प यू ऐसे होते हैं इसमें सेकंड पार्ट में हैव या हैव बीन आता है। ठीक है, जैसे विल, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, मस्ट इत्यादि जो हेल्प यू है, या मे हैव। इसमें आपको देख रहे हैं हेल्प यू का पहला भाग मे, कैन, कुड, शुड, ये वुड, ये सब है, और बचा हुआ क्या होगा, हैव, और अगर पैसिव हो तो हैव बीन। क्लियर? देखते चलेंगे। तो फिलहाल नॉट है नहीं, हेल्प यू का बचा हुआ लगेगा नहीं। अब आपको तय करना है कि यहाँ पे हैव टू लगाएं कि हैज़ टू लगाएं कि हैड टू लगाएं या हैविंग टू लगाएं। ये डिपेंड करता है कि आपका हेल्प यू क्या है, उसको देख के डिसाइड किया जाता है। हेल्प यू है विल, आपको मालूम है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो ये जो हैव टू है ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हैव टू। हैव टू के बाद अब यहाँ पे लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव हो तो ये एक्टिव है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, बुलाना, कॉल। इसके बाद लिखा ऑब्जेक्ट अगर एक्टिव है तो ऑब्जेक्ट क्या है उसको, हिम। यू विल हैव टू कॉल हिम, मुझे उसकी मदद करनी पड़ सकती है। यहाँ पे भी देखिए नी पढ़ शब्द लगा है, वर्ब है मदद करना, उसके साथ नी पढ़ शब्द लगा है, उसके बाद में पहचान वाला शब्द आया है, यही पहचान है ना। तो नी पढ़ अगर लिखा है तो यहाँ पे हैव टू का यूज करना है। क्लियर? अब फिर से वर्ब है, खोज लेंगे। ऑब्जेक्ट मदद करना, किसकी लगा के प्रश्न करेंगे, किसकी मदद कर रहे हो उसकी हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन मदद कर रहा है, मुझे मतलब मैं कर रहा हूँ, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी यानी मैं करूँगा, पढ़ सकती है तो मैं करूँगा उसकी मदद। मैं की जगह यहाँ पे मुझे लिखा है, इतना ही अंतर है ना, लेकिन अर्थ तो वही निकल रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया मुझे, और आपको मालूम है अगर सब्जेक्ट दिया तो वाक्य क्या कहलाता है, एक्टिव। और वैसे भी इसमें एक्टिव का ही हेल्प यू यूज़ करना है, जैसे हमने पहले ही बताया है कि इस तरह के वाक्यों में कभी भी पैसिव का हेल्प यू नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिव का हेल्प यू लगाना है। अब चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो आई। फिर लिखा है हेल्प यू का पहला भाग, तो यहाँ पे सकती है लिखा है। अब मॉडल से पढ़ चुके हैं, सकता है, सकती है लिखा होता है तो 3 हेल्प यू लगता है, मे, कैन और कुड। अगर आपको ना मालूम हो तो आप फिर से जाकर देख सकते हैं। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जो मैंने कहा कि जो शुरू तुरंत हैव टू पढ़ना शुरू कर चुके हैं या अचानक उन्होंने विजिट किया हो और उनको हैव टू दिखा, उन्होंने देखना शुरू कर दिया हो, तो उनको देखने को कोई फ़ायदा नहीं है। वो ज़रूर पहले जाके इन सब चीज़ों को पढ़ें, तब वो क्लैरिटी उनको मिलने वाली है।
तो यहाँ पे आपको कैन में या कुड में से क्या लगाना है, यहाँ पे मे लगाना है, क्योंकि हमेशा इस तरह के वाक्यों में जब आप ना पढ़ सकता है कहेंगे ना, वो संभावना ही व्यक्त होता है, उसमें मजबूरी के साथ संभावना व्यक्त होता है। यानी मुझे उसकी मदद करनी पड़ सकती है, मतलब जरूरी नहीं है, करनी पड़ सकती है। क्लियर है? तो ये संभावना व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे मे लगाना चाहिए। आई मे, नॉट है नहीं, हेल्प यू का बचा भाग लगेगा नहीं, क्योंकि मे अकेले यूज हो रहा है, मे के साथ और कुछ होता नहीं है। फिर हैव टू या हैज टू में से क्या लगेगा, मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे हैव टू फर्स्ट फॉर्म है, मैंने पहले ही कहा, तो हैव टू लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव है तो ये तो एक्टिव है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा, हेल्प। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उसकी हिम, आई मे हैव टू हेल्प हिम। अगला वाक्य, उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। ना पढ़ लिखा है, उसके बाद पहचान वाला शब्द आया है और इसके पीछे वर्ब है संघर्ष करना। ठीक, तो यहाँ पे हैव टू का प्रयोग होगा। क्लियर? अब देखिए कौन सा टेंस, पहले देख लें वर्ब क्या है, वर्ब है संघर्ष करना। ऑब्जेक्ट खोजिए, ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है। किसको संघर्ष कर रहा है, किसकी संघर्ष कर रहा है, किसका संघर्ष कर रहा है, किससे संघर्ष कर रहा है, क्या संघर्ष कर रहा है, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप पहले भी ये शब्द कई बार सुन चुके हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए बार बार डील करने का कोई मतलब नहीं है। बस सिंपली ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, बस इतनी सी बात। तो चलिए सब्जेक्ट खोज ले, कौन लगा के, कौन संघर्ष कर रहा है। और हमेशा मालूम है, हमने बता दिया, जब प्रश्न करेंगे ना पढ़ शब्द नहीं आना चाहिए प्रश्न करते समय। कौन संघर्ष कर रहा है या कौन संघर्ष करेगा, तो उसे लिखा है, तो यही संघर्ष कर रहा है जिस व्यक्ति को उसे शब्द से संबोधित किया जा रहा है, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। तो ये भी है एक्टिव। क्लियर? लेकिन हमें तो हमेशा पैसिव हो तो भी एक्टिव का हेल्प भी लगाना है, लेकिन खोज रहे हैं। चलिए अब शुरू करें। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसे मतलब ही, फिर लिखा है एलपीओ का पहला भाग। अब आपको देखना है ये कौन सा टेंस है, रहा है लिखा है, उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाक्य में क्या लगा होता है, लास्ट में रहा है लगा होता है वर्ब के साथ, और वाक्य पढ़कर लगता है काम चल रहा है। ये आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे रहा है लगा, तो हेल्पियो क्या लगेगा, इज, आर या एम, और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो ही इज। इसके बाद नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद हेल्पियो का बचा भाग, इसके साथ कुछ हेल्पियो नहीं जुड़ रहा है, छोड़ देंगे, क्योंकि ये पैसे पे हेल्पियो नहीं लगेगा, यहाँ पे हमेशा एक्टिव का लगेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव में इज, आर, एम लगता है, बीइंग नहीं लगता है। अगर बीइंग लगता होता तो लगाते, यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बाद अब आपको तय करना है हैव टू लगाएं कि हैज़ टू लगाएं कि हैड टू लगाएं कि हैविंग टू लगाएं। अब आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर वाक्य एक्टिव हो तो हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगर इज, आर, एम लगा रहे हैं तो उसके बाद जो वर्ब आता है उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे वर्ब आपका क्या है, ना पढ़ वर्ब है। यहाँ पे ना पढ़ को हम लोग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, मुख्य वर्ब के रूप में। तो ना पढ़ की इंग्लिश होती है, फर्स्ट फॉर्म उसका क्या होता है, हैव टू उसका फर्स्ट फॉर्म होता है, तो उसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, हैविंग टू। इसलिए यहाँ पे हैविंग टू लिखेंगे, यानी ही इज हैविंग टू। अगर यहाँ पे ना पढ़ नहीं लिखा होता, खाली लिखा होता वो संघर्ष कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, ही इज स्ट्रगलिंग, यानी जो वर्ब आता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं ना। तो आपको बस इतना करना है, यहाँ पे मुख्य वर्ब आपका ना पढ़ है, तो ना पढ़ जो वर्ब है उसकी इंग्लिश होती है हैव टू, उसमें आईएनजी लगाएंगे, तो हैव का आईएनजी फॉर्म होगा हैविंग, तो ही इज हैविंग टू। क्लियर? अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव है तो वर्ब क्या है, संघर्ष करना, स्ट्रगल, ही इज हैविंग टू, ही इज हैविंग टू स्ट्रगल। ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे, ही इज हैविंग टू स्ट्रगल। अगला वाक्य है, तुम्हें दौड़ना पड़ा होगा। ना पड़ा लगा है, वर्ब है दौड़ना, उसके बाद होगा पहचान वाला शब्द आया है। ठीक, अब सबसे पहले क्या खोजें, वर्ब है तो ऑब्जेक्ट खोजेंगे, दौड़ना वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। खोज के देख लीजिए किसको दौड़ रहा है, किसकी दौड़ रहा है, किसका दौड़ रहा है, किससे दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन दौड़ रहा है, तुम्हें मतलब तुम दौड़ रहा है, या कौन दौड़ेगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, नहीं तुम दौड़ोगे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? अब आपको ये तय करना है। चलिए अभी पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्प यू, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें यू, फिर हेल्प यू का पहला भाग। अब आपको देखिए लास्ट में लिखा होगा। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे होगा कौन सा टेंस है, ये टेंस नहीं है। आप मॉडल्स पढ़ चुके हैं, मॉडल्स में आपको बताया गया कि अगर वाक्य के अंत में गागेगी आए और वाक्य पढ़ के लगे कि किसी बीती हुई बात को बता रहे हैं, किसी बीती हुई घटना के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो उस केस में हेल्प यू के स्थान पे मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है। अब ये मॉडल्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ के लग रहा है तुम्हें दौड़ना पड़ा होगा, यानी दौड़ चुका है, दौड़ने का काम हो चुका है, बात बीत चुकी है, ये भविष्य की बात नहीं है। अगर ये फ्यूचर टेंस होता ना तो वाक्य लिखा होता तुम्हें दौड़ना पड़ेगा,
तो तुम्हें दौड़ना पड़ेगा नहीं लिखा है, तुम्हें दौड़ना पड़ा होगा, यानी दौड़ चुके हो, दौड़ने का काम खत्म हो चुका है, और गा लगा है लास्ट में और काम खत्म हो चुका है। तो मॉडल्स में आपको बताया गया है हेल्प यू क्या लगता है, मस्ट हैव, तो यहाँ पे मस्ट हैव लगेगा, उसमें मस्ट हैव लगेगा। तो मस्ट क्या है, हेल्प यू का पहला भाग, हैव क्या है, हेल्प यू का बचा भाग। तो यानी सबसे पहले हेल्प यू का पहला भाग लिखा है तो मस्ट लिख देंगे। उसके बाद नॉट, अगर नॉट लिखा होता तो नॉट यहाँ लिखते, नॉट है नहीं छोड़ देंगे। इसके बाद हेल्प यू का बचा भाग, तो हैव बचा भाग हो गया, ही मस्ट हैव, ठीक। इसके बाद लिखा है हैव टू, हैज टू, हैड टू या हैविंग टू। अब आपको तय करना है इनमें से क्या लगेगा। तो आप जब मस्ट हैव का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता था, या किसी भी जगह जहाँ पे हेल्प यू की जगह हैव लगा होता है दूसरे भाग में या पहले भाग में ही हैव लगा होता है, तो आपने देखा होगा उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, विल हैव, मे हैव, माइट हैव, ये जितने भी हेल्प यू है आप देखेंगे इसमें हैव लगा है हर जगह। तो यहाँ पे हैव के बाद जब भी कोई दूसरा वर्ब आता है उसमें थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है। यानी यहाँ पे जो आपका मुख्य वर्ब है ना पड़ा, जिसकी इंग्लिश होती है हैव टू, उसका थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो उसका थर्ड फॉर्म ये है हैड टू, यानी हैव का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैव, हैड, हैड, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म भी है हैव का, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे हैड टू का प्रयोग आपको करना है, हैड टू, यू मस्ट हैव हैड टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि एक्टिव है तो वर्ब है दौड़ना है, रन, यू मस्ट हैव हैड टू रन। अगला वाक्य है उसे रोज कमरा साफ करना पड़ता है, क्लियर। ना पढ़ शब्द लगा है, हैव टू का प्रयोग होगा, ता है पहचान वाला शब्द है, साफ करना वर्ब है, मेन वर्ब आपका ना पढ़ है, क्लियर। अब हमें खोजना है ऑब्जेक्ट, साफ करना वर्ब है, ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको साफ कर रहा है, ना पढ़ा शब्द नहीं आना चाहिए प्रश्न करते समय, ध्यान रखिएगा। किसको साफ कर रहा है, कमरा साफ कर रहा है, कमरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन साफ कर रहा है, उसे रोज करना पड़ता तो उसे, जिसको हम कह रहे हैं वही साफ करता है रोज, तो वो उसे सब्जेक्ट हुआ। जरूरी नहीं हर जगह सब्जेक्ट की जगह वह, मैं, तुम ये शब्द दिखाई दे, ये कोई जरूरी नहीं, आपको अपने विवेक का हमेशा प्रयोग करना पड़ेगा। तो कौन साफ कर रहा है, उसे, जिसको कह रहे हैं वही साफ कर रहा है, इसलिए एक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या, उसे ही। फिर हेल्प यू का पहला भाग, ये कौन सा टेंस है भाई, ता है लिखा है, ये है प्रेजेंट डिफिनिट। प्रेजेंट डिफिनिट में आपको मालूम है एक्टिव में डू या डज लगता है, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो यहाँ पे ही डज लगाएंगे, ही डज। इसके बाद नॉट, नॉट तो है नहीं, छोड़ देंगे। इसके बाद हेल्प यू का बचा भाग, डज के साथ तो कोई हेल्प यू का बचा भाग होता नहीं है, छोड़ देंगे। इसके बाद आपको देखना हैव टू लगाएंगे, हैज़ टू, हैड टू या हैविंग टू। आप जानते हैं डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ना पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव टू, ही डज हैव टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, साफ करना, क्लीन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कमरा, द रूम, रोज, डेली। लेकिन अगर आप चाहें क्या, अगर आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट डिफिनिट में कि डज के बाद अगर वर्ब या नेवर आए तो डू डज हटा दिया जाता है, और अगर बात को जोर देके कर रहे हैं तो नहीं हटाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डज लगा रहने देते हैं, ही डज हैव टू क्लीन द रूम डेली, तो भी सही है, क्योंकि आप जोर दे रहे हैं उस बात को, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको रोज साफ करना पड़ता है, सामने वाला कन्विंस हो जाए इस बात को सुनकर, इसलिए इस बात को जोर दे के कहने के लिए हम लोग कई बार हेल्प यू नहीं हटाते डज। लेकिन अगर आपको लगता है नॉर्मल है, ये ऐसे ही कह रहा है भाई, इस पर कोई जोर देने की बात नहीं हो रही, तो उस केस में आपको डज हटाना पड़ेगा। और जब डज हटाएंगे, आपको मालूम है डज के बाद अगर हैव आता है तो डज हटा के हैव की जगह हैज करते हैं। जैसे डज के बाद अगर वर्ब आता है तो डज हटा के वर्ब में ऐसे एस जोड़ते हैं, यानी डज कम लिखा होता है तो डज हटा के कम्स करते, डज गो लिखा होता है तो डज हटा के गोज कहते। लेकिन यहाँ डज के बाद हैव लिखा है तो डज हटा के हैव्स नहीं कह सकते हैं, तो क्या करना पड़ता है, डज हटा के हैव की जगह हैज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हैज टू। तो अब आप यहाँ को इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही हैज टू क्लीन द रूम डेली, ही हैज टू क्लीन द रूम डेली। तो आज हम लोगों ने हैव टू से संबंधित कुछ वाक्यों को डील किया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक वीडियो से ये पूरा कवर होने वाला नहीं है, हो सकता है हम इससे रिलेटेड 2 या 3 वीडियो और बनाएं, क्लियर है। तो अभी आप घबराइए मत, और डील करेंगे अगले वीडियो में। एक वीडियो में अधिक से अधिक 10 मिनट दे सकते हैं टाइम, 10 मिनट में भी देखते हैं मैं पसीने से तर हो जाता हूँ। बनाना बहुत कठिन काम है इस मौसम में। मेरे यहाँ ना कोई एसी है और कोई इस तरह का फ़ैन भी नहीं जो डायरेक्ट मुझको लगे और काम हो जाए।
इसलिए मजबूरी समझिए, मैं ज़्यादा डील नहीं कर पाऊँगा एक वीडियो में इससे ज़्यादा सेंटेंस, इसलिए अगले वीडियो में फिर से हम लोग हैव टू को कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।